नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कांग्रेस के अंदर चुनाव से ठीक पहले बगावती सुर उठने लगे हैं। जहां अन्य दल लोकसभा चुनाव को लेकर खुद को तैयार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब खुलकर प्रदेश प्रभारी को हटाने की केंद्र से मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इन बगावती तेवरों से कांग्रेस को नुकसान तो नहीं होगा। तो प्रदेश प्रभारी को हटाने की मांग की जा रही है, यानी कि इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस के बीच अंदरूनी कलह एक बार फिर से देखने को मिल रही है। अपनी ही पार्टी के प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कुछ नेता नजर आ रहे हैं। दरअसल चुनावों से ठीक पहले इस तरह की जो चर्चाएं हो रही है, उससे कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस जो अंदरूनी कलह से पहले ही जूझती आई है और उसका नुकसान हमने पिछले परिणामों में भी देखा, चुनावों में भी देखा, कहीं वही इतिहास फिर से ना दोहराया जाए। इसको लेकर आखिरकार पार्टी किस तरह से मंथन कर रही है, ये भी देखना होगा। तो चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस आखिरकार किस तरह की अंदरूनी कलह से जूझ रही है। वहीं उत्तराखंड यूथ कांग्रेस अब पोस्टकार्ड का सहारा लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को प्रत्येक विधानसभा से 1000 पोस्टकार्ड भेजने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत यूथ कांग्रेस ने पौड़ी से कर दी है। भेजे जा रहे पोस्टकार्ड में पीएम नरेंद्र मोदी से कुछ सवालों के जवाब यूथ कांग्रेस ने मांगे हैं, जो कि अडानी से संबंधित है। दरअसल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद यूथ कांग्रेस ने अब पोस्टकार्ड अभियान चलाया है। यूथ कांग्रेस के पौड़ी जिलाध्यक्ष मोहित ने बताया कि यूथ कांग्रेस जनता के द्वारा पहुंचकर जनता के जरिए भी इन सवालों को पूछेगी और सवालों से भरे पोस्टकार्ड में पीएम को भेजे जाएंगे। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित ने यह भी बताया कि पीएम मोदी को जो पोस्टकार्ड भेजे जा रहे हैं, उनमें यूथ कांग्रेस ने पीएम से कुछ सवाल पूछे हैं। बीजेपी को अब तक अडानी से कितना फंड मिला है, पीएम के आधिकारिक विदेश दौरे के बाद अडानी को कितने ठेके दिए गए हैं। इसके अलावा 8 सालों में 690 स्थान से दूसरे स्थान पर आकर दूसरा सबसे अमीर इंसान वो कैसे बन गया। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बताया कि इन पोस्टकार्ड को जनता के द्वार तक ले जाने के बाद प्रत्येक विधानसभा से 1000 पोस्टकार्ड पीएम मोदी को भेजे जाने हैं। इस अभियान को पूरा करने में यूथ कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश में पोस्टकार्ड के माध्यम से युवा कांग्रेस के द्वारा जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनकी सदस्यता रद्द की गई है। वे संसद में प्रश्न नहीं पूछ सकते, लेकिन आम जनमानस उनसे प्रश्न पूछ सकती है। इसको लेकर युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में एक अभियान लॉन्च कर रही है। पोस्टकार्ड के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को पोस्टकार्ड भेजेंगे। उसमें कुछ प्रश्न हमारे द्वारा पूछे गए हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जिसमें पहला प्रश्न ये है कि भाजपा को कितने रुपए की फंडिंग अडानी ने की है, ये भाजपा की सरकार बताए। दूसरा ये है कि 609वें रैंक पे जो अडानी जी थे, अचानक से विश्व के दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, तो इसका भी कारण बताएं। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरों पे जाते थे, तो उनमें से कितने ठेके अडानी जी को दिए गए हैं। ये कुछ प्रश्न हमारे हैं जो युवा कांग्रेस घर घर जाकर आम जनमानस से ये पोस्टकार्ड बनवाएगी और ये प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछने का काम करेगी और प्रत्येक विधानसभा में हम। तो देखिए, पोस्टकार्ड के जरिए नई राजनीति शुरू की जा रही है और कांग्रेस की यूथ विंग है जो सवाल पूछ रही है पोस्टकार्ड के माध्यम से। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने पोस्टकार्ड का सहारा लिया है और इस पोस्टकार्ड में दरअसल कई तरह के सवाल जो कि प्रधानमंत्री से पूछे जा रहे हैं। हमारे साथ कुलदीप बिश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कुलदीप, पोस्टकार्ड से अब राजनीति का नया चलन शुरू करने की कवायद में कांग्रेस का यूथ नजर आ रहा है, कई सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरह से इसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश? देखिए, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो राहुल गांधी हैं, उनकी लोकसभा की जो सदस्यता है वो समाप्त की गई है। इसके बाद जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मुद्दे को लेके सवाल खड़े करने लगी है और इसी के मद्देनजर जो है कांग्रेस ने अब पोस्टकार्ड का एक सहारा लिया है। जो 1000 पोस्टकार्ड प्रत्येक विधानसभा से भेजे जाएंगे पीएम मोदी के नाम पे। और कुछ सवाल हैं जो कांग्रेस ने रखे हैं, ये अडानी से रिलेटेड ये सवाल हैं
और कहीं ना कहीं पीएम मोदी से ये सवाल रखे गए हैं कि इनका जवाब पीएम मोदी दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष प्रथम बार दिनेशपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा ने कहा कि राहुल गांधी मर्द का बच्चा है, भाजपा को इनसे डर लगता है, जिसके कारण राहुल गांधी को मुकदमों में फंसाकर उनकी सदस्यता को रद्द करने की साजिश रची गई। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर भाजपा ने एक भी वादे पूरे नहीं किए। आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। मजबूती हम लोग अब जाएंगे, लोगों में मिलेंगे। आज आप देखो ना कि सरकार ने, मोदी जी की सरकार इतने साल से काबिज है भाई 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कितनों को मिल गया आज तक। महंगाई पे हम लगाम लगाएंगे, कहाँ आज महंगाई पहुंची हुई है। आज जो है, आज किसानों का आज क्या हाल है। आज गैस सिलेंडर देख लो, पेट्रोल देख लो, आप जो है डीजल देख लो, खाने पीने की चीजें देख लो, दूध तक में जीएसटी लगा दिया। किसानों की आय दुगनी होगी। कौन से किसान की होगी जरा हिंदुस्तान में मेरे को दिखा देना जिसकी आय दुगनी हो गई हो। तो हर मामले में ये सरकार फेल है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है कि इनको आईना कोई ना दिखाए। आज सिर्फ राहुल गांधी जी एक मर्द का बच्चा है जो आंखों में आंखें डाल के बात करता है, उससे भी इनकी हवा खराब हो गई। तो अनंत फानन में आज मुकदमे दर्ज करके और सदस्यता खत्म करने का जो ड्रामा मोदी सरकार कर रही है, ये आने वाले समय में मोदी सरकार को भारी पड़ने वाला है। तो वहीं बढ़ती हुई महंगाई को लेकर विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर हैं। विपक्ष इस बात को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है कि बिजली, पानी, दूध समेत रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं, जबकि शराब सस्ती हो रही है। इस बात को बीजेपी भी मानने लगी है कि देश के साथ साथ प्रदेश में भी महंगाई लगातार बढ़ रही है। एक सवाल के जवाब में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और राजपुर रोड से विधायक खजान दास ने कहा कि महंगाई को नियंत्रण करने का काम केंद्र सरकार का है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर विचार करेंगे। बागेश्वर में इन दिनों जंगली जानवरों के आतंक से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तपती धूप और कड़कड़ाटी ठंड में दिन रात मेहनत करके तैयार हुई किसानों की फसलों को जंगली जानवर पल भर में आकर चौपट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रकृति भी किसानों के साथ छल कर रही है। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलें काफी नुकसान हुई, बर्बाद हो चुकी हैं। इधर जंगली जानवरों ने भी आतंक मचा रखा है, जिसका वीडियो किसानों ने सोशल मीडिया पर वायरल भी किया, जिसमें उनकी पीड़ा को साफ तौर पर दिखाया गया है। तो किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। एक तरफ बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं, तो दूसरी तरफ जंगली जानवरों का जो आतंक है वो भी इनको नष्ट कर रहा है, जिसकी वजह से किसान मायूस है, परेशान है और वो लगातार प्रशासन से यही गुहार कर रहा है कि इनकी मदद की जाए, क्योंकि जंगली जानवर लगातार इनकी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में किसान प्रशासन से यही उम्मीद लगा रहा है कि जल्द से जल्द कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और जो इनकी खराब हुई फसल है, नष्ट हुई फसल है, उसका मुआयना करे और उसके हिसाब से इनको मुआवजा भी मिल पाए। ग्रामीणों ने वीडियो भी बनाया है, जिस वीडियो में उन्होंने बताया है कि किस तरह से इनको परेशानी हो रही है। एक तरफ प्रकृति इनका साथ नहीं दे रही है, प्रकृति की मार ये झेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो जंगली जानवर हैं वो भी लगातार इनकी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, किसानों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। एक तरफ प्रकृति आपदा से वो जुड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जंगली जानवर भी उनकी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। प्रशासन से गुहार लगाई गई है, तो क्या किया गया है अभी तक? जी बताना चाहेंगे कि बागेश्वर जिले में जो ये चल रहा है मवेशिया जानवर और जो ये जंगली जानवर है, आपके जंगली सुअर है, और लोगों को ये जो केंद्र सरकार द्वारा बताई गई है कि आप भाई ये काम कीजिए और आपको हम प्रोत्साहित करेंगे, तो उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि पूरे समाज और पूरे केंद्र के लोगों के द्वारा ये जो चीज बताई गई है उसमें, और उसके बाद जो काश्तकार है, काश्तकारों को बड़ी दिक्कतें हैं। बड़ी दिक्कतें इसके लिए है कि उनको चलो बोने के लिए तो बीज दिया गया है और वो अपनी मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, उसके बाद भी काश्तकारों के लिए ये जो जंगली जानवर है, जैसे कि सुअर हो गए, जंगली सुअर हो गए और जैसे जंगली बंदर हो गए, तो उन्होंने पूरे फसल को अस्त व्यस्त कर रखा है। और प्रशासन और सरकार इस पर कोई एक देह
कर रही है, इसके लिए जो आम जनता है वो बहुत परेशान है इसमें। और कभी ओले पड़ जाते हैं उनके फसल होने के बाद, और कभी उनकी फसल होने के बाद जंगली जानवर उनकी फसलों को ध्वस्त कर देते हैं। इसमें बड़ा सवाल शासन और प्रशासन के लिए बना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए काफी परेशान मनोज यहाँ पर ये किसान नजर भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बात अब उत्तराखंड परिवहन विभाग की, जो कि जल्द ही स्क्रैपिंग पॉलिसी लाने जा रहा है, जिसके तहत अब कबाड़ हो चुके वाहनों को रजिस्टर्ड स्क्रैपर्स की मदद से उनकी स्क्रैपिंग की जाएगी। देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि राजधानी में ही 11,50,000 वाहन पंजीकृत है, जिनमें से 8,50,000 वाहन ही सड़कों पर नजर आते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे 3 लाख वाहन अभी भी राजधानी देहरादून में हैं, जो जगह जगह खड़े हैं और सड़ रहे हैं। जल्द ही परिवहन विभाग ऐसे सभी स्क्रैपर्स को आरटीओ में रजिस्टर करेगा और उनकी मदद से ऐसे सभी 3 लाख वाहनों को स्क्रैपिंग पॉलिसी की मदद से उनकी स्क्रैपिंग कराई जाएगी, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था बाधित ना हो। देखिए, ऐसा है कि देहरादून का मैं एग्जांपल लूँ तो देहरादून में कुल 11.5 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं, और 11.5 लाख वाहन में से मात्र जो सड़क पर चल रहे हैं वो 8.5 लाख वाहन हैं। तो ऐसे 3 लाख वाहन देहरादून में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि सड़क पर संचालित नहीं हो रहे बट कबाड़ हो चुके हैं। इन वाहनों को सड़कों से हटाना, कभी गलियों में खड़े हैं, कभी सड़कों पर खड़े हैं, कई ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ यातायात ब्लॉक करते हैं, तो इन वाहनों को हमें हटाना है। इनको हटाने के लिए एक स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जो रजिस्टर्ड स्क्रैपर्स हैं, जो स्क्रैप उठाते हैं, उनको रजिस्टर किया जाएगा और वो इन वाहनों को एक नियम के अनुसार नीलामी से, ऑनलाइन नीलामी से वो वाहनों को ले सकते हैं और उनको स्क्रैप कर सकते हैं। इधर बागेश्वर नगर अतिक्रमण की जद में है। नगर की सड़कों के किनारे पक्के अतिक्रमण होने की वजह से सड़कें संकरी हो गई हैं। अतिक्रमणकारियों ने सड़कों के किनारे बने निकास नालियों तक को घेर रखा है। बागेश्वर नगर को अतिक्रमण की जद से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन बागेश्वर ने प्रथम चरण के रोड मैप की तैयारी कर ली है। जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल का कहना है कि पूर्व में एसडीएम और ईओ नगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से बागेश्वर शहर में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। भविष्य में बागेश्वर नगर में बृहद स्तर पर अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। बागेश्वर शहर काफी अतिक्रमण उसमें बढ़ चुका है। जिला अस्पताल मार्ग अतिक्रमण से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। एम्बुलेंस तक निकलने की व्यवस्था नहीं है। अतिक्रमणकारियों को अन्य जगहों पर बसाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्लान बनाया जा रहा है। बिल्कुल आगे रहेगी, क्योंकि हम जो अतिक्रमण है अब काफ़ी बढ़ चुका है। अगर आप अस्पताल वाली रोड देखते हैं तो वहाँ पर एम्बुलेंस को निकलने की भी जगह नहीं मिल रही है। तो हम किसी तरह करके उस सड़क को थोड़ा सा चौड़ा कर दें, ताकि कम से कम हमारी एम्बुलेंस चली जाए, कम से कम 2 व्हीकल पैरेलली उसमें जा सकें। तो इस तरह, और चूँकि जो अतिक्रमण कर रहे हैं फड़ वाले जो है, उनके लिए भी ऑल्टरनेट प्लान तैयार किया जा रहा है कि उनको कहीं और जगह चिन्हित करके उनको कहीं और पे बसाया जाए, क्योंकि उनका भी आजीविका है और उनकी आजीविका को भी हम, ऐसा नहीं है कि उनकी आजीविका उनसे छीन लेंगे, उनको अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा। तो ये पूरे फेज उसमें काम चल। खबर काशीपुर से है, जहां पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चोरी की 1 दर्जन बाइकों के साथ 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, जिसको लेकर जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के आदेश के मुताबिक एसपी काशीपुर अभय सिंह और साथ ही सीओ काशीपुर वंदना वर्मा के दिशा निर्देश पर काशीपुर कोतवाली प्रभारी मनोज रतूड़ी के नेतृत्व में भाई चोरियों के खुलासे के संबंध में एक टीम का गठन हुआ। पुलिस टीम के द्वारा बाइक चोरियों की घटना स्थलों के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, साथ ही मुखबिरों को अलर्ट किया गया। बीती शाम कोटराताल पुलिस चौकी प्रभारी नवीन और उनकी टीम द्वारा रात में ही मानपुर चौराहे से आगे मानव विहार की तरफ कच्चे रास्ते में जा रहे मोटरसाइकिल सवारों की संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए उनका पीछा किया गया, उन्हें दबोचा गया। इस दौरान पुलिस को उनके कब्जे से झाड़ियों में छिपाई गई चोरी की कुल 12 बाइकें बरामद हुई। पूरे मामले का एसपी काशीपुर कार्यालय में जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ ने खुलासा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि 12 बाइकों में एक बाइक अमरोहा उत्तर प्रदेश से चुराई गई है। बाकी बची गई बाइकों की वेरिफिकेशन चल रही है। ये बाइकें कहां से चुराई गई थी। पकड़े गए 2 आरोपी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के हैं, जबकि तीसरा आरोपी उधम सिंह नगर जिले का है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों की बाइकें चुराते हैं।
वो लोग रेकी करने के बाद मोटरसाइकिल चोरी कर लेते थे और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसकी नंबर प्लेट को तोड़ देते थे। उनके द्वारा ये गाड़ियां चुराई जा रही हैं और झाड़ियों में छुपा दी जाती थी। उन्हें आज रात बाहर भेजने की वो योजना बना रहे थे। पकड़े गए अभियुक्तों ने पुलिस पूछताछ में ये भी बताया और उनका जो नाम बताया गया है उसके मुताबिक अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। उद्देश्य रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी के तहत माननीय डीजीपी साहब और आईजी साहब का लगातार हमारा निर्देश रहता है। उन सबके निर्देशन में हम काम करते रहते हैं और हमेशा हमारा टीम को प्रोफेशनल पुलिसिंग की तरफ काम करते हैं। उसी के तहत आज जो है काशीपुर की संपूर्ण पुलिस टीम को एक बेहतरीन उपलब्धि मिला है। अंतरराज्यीय मतलब इंटर स्टेट बाइक चोरी के तस्करों को हमने पकड़ा है। तो विशेष रूप से नवीन बुधानी जो चौकी इंचार्ज कटोरा ताल है और उसकी टीम, और उसके अलावा काशीपुर का SHO रतुड़ी और हमारा CO वंदना और अभय बहुत अच्छा टीम वर्क कर रहे हैं। आज जो है 3 चोर शातिर बाइक चोरों की गैंग का पर्दाफाश हुआ है और उनके कब्जे से आप देख पा रहे हो 12 मोटरसाइकिल हमने बरामद किया है। बात अब रामनगर की, जहां पर एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के पूरे मामले को लेकर इलाके में हड़कंप मचा है। घटना की जानकारी पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के संबंध में कोतवाली के ASI अनीस अहमद ने बताया कि मृतक मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। साथ ही भवानीगंज में किराए के मकान में वो रहता था। बाजार में किसी दुकान पर मजदूरी वो करता था। मामले की जानकारी करने के बाद ही परिजनों को सूचना दे दी गई। ये आज सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक ने जो भवानीगंज में किराए के मकान में रहता था सुसाइड कर लिया है फांसी लगाकर। पुलिस टीम मौके पर रवाना की गई थी। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसकी जांच जारी है। मृतक की पहचान पलाश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी है। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग के मुखिया पद से हटाए गए राजीव भरतरी ने वन विभाग के मुखिया की कुर्सी संभाल ली है। मौजूदा मुखिया विनोद सिंगल वन विभाग के मुख्य की कुर्सी से हटेंगे। सोमवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश आलोक वर्मा ने ऑनलाइन सुनवाई करते हुए राजीव को वन विभाग का मुख्य पद पर बहाल करने का आदेश दिया। कैट ने भी इस पक्ष में फैसला दिया था। गौरतलब हो कि पिछली बार भाजपा सरकार में वन मंत्री हरक सिंह ने राजीव भरतरी को वन मुखिया के पद से हटाए दिए जाने का आदेश दिया था। हाफ पद से हटाए जाने के निर्णय के खिलाफ राजीव ने कैट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उन्हें राजनीतिक कारणों के चलते हटाया गया। इस दौरान राजीव ने कहा कि वरिष्ठतम भारतीय वन सेवा के अधिकारी होने के बावजूद सरकार ने 25 नवंबर 2021 को उनका तबादला प्रमुख वन रक्षक पद से अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड के चेयरमैन पद पर कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका स्थानांतरण राजनीतिक कारणों से किया गया। इस संबंध में उन्होंने सरकार को 4 प्रतिवेदन दिए, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। इस मामले में राज्य सरकार और विनोद सिंगल की रिव्यू पिटीशन को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। गर्मियों के सीजन में पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए उत्तराखंड जल संस्थान ने कमर कस ली है और इसी के तहत तमाम व्यवस्थाओं को अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। उत्तराखंड जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने बताया कि गर्मियों में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए फिलहाल विभाग के पास 72 पानी के टैंकर हैं, जिनके पेयजल की किल्लत को दूर किया जाएगा। 219 किराए के टैंकरों को भी चिन्हित किया गया है, जो आवश्यकता के अनुसार पेयजल की किल्लत को दूर करेंगे। इसके साथ ही विभाग ने 192 शहरी मोहल्लों को चिन्हित किया जहां पेयजल की किल्लत होती है और 346 से ग्रामीण क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, जहां पर आवश्यकता पड़ने पर पेयजल टैंकरों के द्वारा पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने बताया कि पूरे प्रदेश में अगर कहीं भी पानी की किल्लत होती है तो उसके लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिस पर कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करवाया जा सकता है। देखिए, गर्मियों की पेयजल की दिक्कत को दूर करने के लिए विभाग के पास 72 विभागीय टैंकर हैं और 219 किराए के टैंकर चिन्हित कर लिए गए हैं, जो आवश्यकता अनुसार सभी क्षेत्रों में चलाए जाएंगे। तो शहरी क्षेत्रों में 192 मोहल्ले चिन्हित किए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 346 बसावटें हैबिटेशन चिन्हित की गई हैं, जहां पर गर्मियों में पानी की प्रॉब्लम हो सकती है। टोल फ्री नंबर मैम वही रहेगा? हाँ जी, टोल फ्री नंबर है 1800 180 4100, जो पूरे उत्तराखंड स्टेट के लिए है। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।